नमस्कार दोस्तों, बुद्धा कोचिंग सेंटर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। पिछली कक्षा में हम लोगों ने भारतीय संविधान के भाग 1 पर बातचीत किए थे और भाग 1 के अंतर्गत आने वाले जो 4 अनुच्छेद हैं उन पर हमने विस्तृत बात की थी। आज की कक्षा में हम लोग भारतीय संविधान के भाग 1 के ही संदर्भ में राज्यों का पुनर्गठन भारत में कैसे हुआ इस विषय पर बात करेंगे। और भारत में राज्यों के पुनर्गठन की यदि बात की जाए तो सबसे पहला व्यक्ति जिसने भारत में राज्यों के संदर्भ में एक भारतीय के रूप में बातचीत की थी उसका नाम महात्मा गांधी था। और 1920 में जब कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन चल रहा था तो महात्मा गांधी ने ही सर्वप्रथम ये कहा था कि भारत में प्रांतों का गठन भाषाई आधार पर किया जाना चाहिए। और भाषाई आधार के विषय में वो ये बात कह रहे थे कि भारत में भाषा जो है वह एक आइडेंटिटी है, एक पहचान है। कहीं ना कहीं उनको ये लगता था कि भारत की एकता और अखंडता के लिए यह आवश्यक होगा। और भारत की आज़ादी के बाद भी वो इस बात से, इस तथ्य से सहमत थे कि भारत का जो गठन है वो भाषाई आधार पर होना चाहिए। लेकिन इसके आगे बढ़े हम तो 1928 में नेहरू कमेटी की रिपोर्ट आई थी और नेहरू रिपोर्ट जो थी उस रिपोर्ट में भी ये कहा गया था कि भारत को गठित करने के लिए प्रांतों का जो आधार होना चाहिए वो कहीं ना कहीं कल्चर, इकोनॉमी और सोसाइटी विशेष तौर पर मायने रखनी चाहिए। लेकिन जब 1935 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भारत के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का निर्माण किया तो 1935 के अधिनियम के द्वारा भारत को एक फेडरल स्टेट घोषित किया गया। कैसा स्टेट घोषित किया गया? भारत को एक फेडरल स्टेट घोषित किया गया। और फेडरल स्टेट के अंतर्गत ये कहा गया था कि इस फेडरल स्टेट में 3 तरह के लोग होंगे। नंबर 1 ब्रिटिश प्रांत होंगे और नंबर 2 कुछ चीफ कमिश्नर प्रांत होंगे और नंबर 3 देशी रियासतें होंगी। हालांकि उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में ये कहा था कि देशी रियासतें ये खुद तय करेंगी कि भारत के इस फेडरल स्ट्रक्चर में वो आएंगी या नहीं आएंगी, और वो आई भी नहीं। तो इस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो उस समय आप कह सकते हैं उभर करके आई, जिसमें ब्रिटिश प्रांत और चीफ कमिश्नर प्रांत थे। तो एक फेडरल नेशन का एक स्ट्रक्चर हमें 1935 के अधिनियम के अंतर्गत भारत में दिखता है। लेकिन इसके बाद जब भारत आज़ाद हो जा रहा है तो भारत की आज़ादी के बाद भारत में प्रांतों का विभाजन किस प्रकार से किया जाए यह एक विशिष्ट मुद्दा रहा। पूरे भारत में विविध क्षेत्रों में भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग होने लगी। गांधी जी भी इसका समर्थन कहीं न कहीं कर रहे थे। परिणाम स्वरूप उस समय तत्कालीन संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक कमेटी गठित की जिसको हम भाषाई प्रांत आयोग के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? भाषाई प्रांत आयोग। इस आयोग के अध्यक्ष इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस एस.के. धर साहब थे। एस.के. धर ने इस भाषाई प्रांत आयोग की अध्यक्षता की और इसी कारण से इस भाषाई प्रांत आयोग को एस.के. धर आयोग के नाम से भी जाना जाता है। और भाषाई प्रांत आयोग में 4 मेंबर थे। इस भाषाई प्रांत आयोग ने स्पष्टतः अपनी रिकमेंडेशन दिसंबर 1948 में दिया इन्होंने, और दिसंबर 1948 में स्पष्टतः इन्होंने कह दिया कि भाषाई आधार पर भारत का विभाजन करना कहीं न कहीं भारतीय एकता को खतरे में डाल सकता है। इस तरह से इन्होंने इस आयोग ने भारत को भाषाई आधार पर विभाजित करने की बात को नकार दिया। लेकिन इन्होंने यह कहा कि भारत का विभाजन जो है वह कहीं न कहीं प्रशासनिक आधार पर किया जाना चाहिए। यानी हम कह सकते हैं कि जो एस.के. धर कमेटी है उसने भारत को विभाजित करने के लिए प्रशासनिक आधार की बात की। और आपको बताएं कि एस.के. धर कमेटी की ही संस्तुतियों के आधार पर आगे चल करके भारत को प्रशासनिक आधार पर ही बांटा गया था। फिलहाल यह तो संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा बनाई गया एक आयोग था, लेकिन इसके बाद तत्कालीन कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी एक इंटरनल कमेटी बनाई। उस कमेटी को लोग जेवीपी कमेटी भी कहते हैं।
जेवीपी कमेटी। अब यह जो जेवीपी कमेटी है इसमें 3 सदस्य थे। पहला जवाहरलाल नेहरू, दूसरा सरदार वल्लभ भाई पटेल और तीसरे पट्टाभी सीतारमैया। तीनों लोगों के नाम के प्रथम अक्षर पर ही इस कमेटी का नाम है। जे फॉर जवाहरलाल नेहरू, वी फॉर वल्लभ भाई पटेल, पी फॉर पट्टाभी सीतारमैया। ये तीनों लोग उस समय अंतरिम सरकार में आप कह सकते हैं कि बड़े पदों पर थे। पट्टाभी सीतारमैया आप सभी लोगों को मालूम है कि वो कांग्रेस पार्टी के एक बड़े जाने माने सदस्य थे। वल्लभ भाई पटेल साहब भी वहाँ गृह मंत्री और अन्य मंत्रालयों का पद संभाल रहे थे। जवाहरलाल नेहरू साहब जो है वो अंतरिम सरकार में जो है प्रधानमंत्री के पद पर थे। तो इन तीनों लोगों की ज्वाइंट कमेटी ने जब अपनी रिपोर्ट दी तो उसने भी ये कहा कि भाषाई आधार पर भारत को गठित नहीं किया जाना चाहिए, यानी कि एसके धर कमेटी की रिकमेंडेशन को ही जेवीपी कमेटी ने भी स्वीकार कर लिया। लेकिन जेवीपी कमेटी ने यह कहा कि प्रशासन के अतिरिक्त आर्थिक मामलों को भी ध्यान में रखा जाए, और कहीं न कहीं ये लोग आर्थिक गलियारे की बात कर रहे थे। इनका कहना था कि जैसे मान लीजिए कहीं खनिज और माइनिंग का काम होता है तो उधर को एक स्टेट बना दिया जाए, कहीं पर जो सी का जो एरिया है वहाँ एक अलग स्टेट बना दिया जाए, कहीं जो एग्रीकल्चर लैंड हो उसको अलग स्टेट बना दिया जाए, कहीं यदि बागवानी का स्ट्रक्चर है तो वहाँ अलग स्टेट बना दिया जाए। तो कहीं न कहीं ये लोग इस प्रशासनिक आधार में आर्थिक गतिविधियों को भी तलाश रहे थे। लेकिन भारत को जब भारत का संविधान बन करके तैयार हुआ तो भारत को 4 भागों में बांट दिया गया। कितने भागों में? 4 भागों में। और उन चारों भागों में विविध प्रांतों के नामों को रखा गया। यदि हम देखें तो इस प्रकार से हम स्पष्टतः कह सकते हैं, जैसा आप अपनी वीडियो की स्क्रीन पर इस समय देख पा रहे होंगे कि 4 प्रकार के राज्यों को आपकी स्क्रीन पर दर्शाया जा रहा होगा इस समय, जिसमें ए टाइप राज्य, बी टाइप राज्य एंड सी टाइप राज्य तथा डी टाइप राज्यों का उल्लेख किया गया होगा। निश्चित रूप से ये राज्यों की 4 श्रेणियां हैं और ये चारों श्रेणियां प्रशासनिक आधार पर गठित की गई थी। पहली श्रेणी में आप देख पा रहे होंगे ये ए टाइप राज्य है। इसमें असम, बिहार, मुंबई, मध्य प्रांत, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, संयुक्त प्रांत एवं पश्चिम बंगाल की बात की गई होगी। ये कुल 9 स्टेट्स आपको दिख रहे होंगे। ये 9 वो स्टेट्स हैं जो उस समय ब्रिटिश प्रांतों से सीधे आए थे। और इसके बाद जो दूसरी कैटेगरी आपको दिख रही होगी वो बी टाइप, इसमें भी 9 राज्यों का उल्लेख आप देख रहे होंगे। सी कैटेगरी में भी आप 10 राज्यों का उल्लेख देख रहे होंगे। और डी कैटेगरी में आपको अंडमान निकोबार और इसके अतिरिक्त यहाँ पर अर्जित राज्य आपको यहाँ दिख रहा होगा। तो इस तरह से ये 4 प्रकार के स्टेट हैं, ए टाइप, बी टाइप, सी टाइप, डी टाइप। इसे अ, ब, स, द के रूप में भी आप जान सकते हैं। और एक बड़े मजे की बात बताएं आपको कि जो ए टाइप राज्य है, ए टाइप जो राज्य हैं, इन राज्यों के लिए भारत के संविधान के भाग 6 में व्याख्या की गई थी कि ए टाइप राज्यों का प्रशासन जो है वो किस प्रकार होगा। और बी टाइप जो राज्य थे उनके लिए भारतीय संविधान के भाग 7 में व्यवस्था की गई थी कि इनका प्रशासन किस प्रकार होगा। और सी टाइप राज्यों के लिए भाग 8 में व्यवस्था की गई थी कि इनके लिए प्रशासन कैसा होगा। और डी टाइप राज्यों के लिए भाग 9 में व्यवस्था की गई थी। इस तरह भारतीय संविधान के ये 4 जो भाग थे, मूल संविधान में हम देखें तो वह ए टाइप राज्यों के सरकार गवर्नमेंट की व्यवस्था करता है, भाग 7 बी टाइप के गवर्नमेंट की व्यवस्था करता था, भाग 8 सी टाइप गवर्नमेंट की व्यवस्था करता था और भाग 9 डी टाइप गवर्नमेंट की व्यवस्था करता था। और इस तरह से भारत जो है प्रशासनिक आधार पर भारतीय राज्यों को 4 श्रेणियों में विभाजित कर दिया गया। और इस तरह से भारत में प्रशासन चलने लगा, गवर्नमेंट सरकारें कार्य करने लगी। लेकिन आगे चल करके भारत में जो भाषाई आधार पर प्रांतों के गठित करने की मांग बार बार दोहराई जा रही थी वो अभी भी बनी हुई थी। और इस क्रम में जो उस समय तत्कालीन मद्रास का जो प्रांत था वह महत्वपूर्ण हो जाता है। मद्रास प्रांत में एक गांधीवादी विचारक थे, उनका नाम था पोट्टी श्री रामल्लू। क्या नाम था उनका? बड़ा महत्वपूर्ण नाम है, बार बार परीक्षा में आता है। पोट्टी श्री रामल्लू ये गांधीवादी विचारक हैं, कांग्रेस पार्टी के मेंबर थे। और ये यह मांग कर रहे थे, या इनके समर्थक भी यह मांग कर रहे थे कि भारत में इस मद्रास प्रांत से अलग हट करके एक नया प्रांत बनाया जाए जिसमें तमिल भाषी लोग रहते हों। और इस तरह से ये पृथक आंध्र प्रदेश की मांग करने लगे। आप देखेंगे सन 1952 में पोट्टी श्री रामल्लू साहब अनशन पर बैठ जाते हैं।
अनशन की मैं बात करूं तो आप लोगों को पता होगा कि इंडियन नेशनल मूवमेंट में महात्मा गांधी जी ने अनशन को अपने एक प्रमुख हथियार के रूप में प्रयोग किया था ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। उसी हथियार को पोट्टी श्री रामल्लू ने भारत सरकार के खिलाफ प्रयोग किया और अनशन पर बैठ गए और 56 दिन अनशन पर रहे। 56वें दिन जाकर के उनकी मृत्यु हो जाती है। अब आप सोच सकते हैं कि यदि एक नेता की मृत्यु हो जाती है तो उसके समर्थक थोड़े और आग बबूला हो सकते हैं, और परिणामतः आप देखेंगे कि मद्रास में आग लग गई थी उस समय। परिणामतः 1953 में जाकर के जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो सरकार कार्य कर रही थी, जवाहरलाल नेहरू ने एक नया अधिनियम बनाया जिसे आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 1953 कहते हैं। और 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश भारत में एक नया राज्य गठित हो गया और भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है। यह परीक्षा में सवाल बार बार पूछा जाता है। किस राज्य से यह अलग हुआ था? तो उस समय मद्रास राज्य से अलग हुआ था, जिसे अब हम लोग तमिलनाडु कहते हैं। और स्पष्टतः यह बताएं कि पोट्टी श्री रामल्लू की मृत्यु जो है वह 15 दिसंबर 1952 को हुई थी। तो ऐसा नहीं है कि जिस दिन पोट्टी श्री रामल्लू जी परलोक सिधारे उसके कुछ ही दिनों बाद सरकार ने निर्णय ले लिया। लगभग 1 वर्ष का अंतराल है, लंबा समय लगा। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तत्काल में यह निर्णय ले लिया, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने समय लिया, बिल बनाया और परिणामतः आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन हो गया। अब यह तथ्य बड़ा स्पष्ट है कि यदि किसी को सफलता मिलती है तो बाकी लोगों को भी सफलता की आशा दिखने लगती है। हमारे यहाँ जब कुछ विद्यार्थी अपनी परीक्षाओं को पास करके ज्वाइनिंग कर लेते हैं तो उनके पीछे बाकी विद्यार्थी भी आशातीत हो जाते हैं, और निश्चित रूप से जो आशा को पालता है वही सफल होता है। आशा बड़ी विश्वास की चीज़ है। लेकिन इस क्रम में हम बात करें, आइए हम तो विद्यार्थियों पर चले गए। आंध्र प्रदेश को जब सफलता मिल गई तो भारत में विभिन्न भाषाई आधार पर जो लोग प्रांतों की मांग कर रहे थे उन्हें भी आशा झलक गई, और वो लोग भी भारत सरकार से ये डिमांड्स करने लगे कि हमें भी एक नए प्रांत के रूप में सृजित करिए। परिणामतः गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1953 में ही इस बात के लिए मजबूर हो गई कि वह भारत में एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन करे, और परिणामतः 1953 में ही भारत सरकार ने स्टेट रिकंस्ट्रक्शन कमीशन, राज्य पुनर्गठन आयोग को गठित कर दिया। इसे अंग्रेजी में स्टेट रिकंस्ट्रक्शन कमीशन कहेंगे। इस आयोग में कुल 3 सदस्य थे। इसमें जो पहले सदस्य थे उनका नाम था फजल अली, और फजल अली ही इस स्टेट रिकंस्ट्रक्शन कमीशन के अध्यक्ष थे। बार बार परीक्षा में आपसे पूछा जाता है कि स्टेट रिकंस्ट्रक्शन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे, तो हमारा उत्तर होगा फजल अली। और फजल अली की मैं बात करूं तो ये मुंबई हाई कोर्ट में भी जज रहे थे, और उस समय जो है भारत के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में भी ये जज थे, यानी एक विद्वान व्यक्ति हैं। दूसरे जो व्यक्ति थे वो हृदयनाथ कुंजरू थे, और हृदयनाथ कुंजरू जी संविधान सभा के मेंबर रह चुके थे। और तीसरे जो व्यक्ति थे वो के.एम. पणिक्कर साहब थे। के.एम. पणिक्कर की मैं बात करूं तो एक बड़ा विद्वान व्यक्ति है, एक फेमस इतिहासकार, एक राजनीतिवेत्ता के रूप में ये जाने जाते हैं। के.एम. पणिक्कर जो है वो संविधान सभा के भी मेंबर थे। भारत सरकार ने उन्हें फ्रांस और स्विट्जरलैंड में अपना राजदूत भी नियुक्त किया था। और एक समय ऐसा भी हुआ था कि जब वो यूनाइटेड नेशन की महासभा में भारत के प्रतिनिधि के रूप में भी वो रहे थे। तो ये 3 विद्वान लोग इस राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे। और 1953 में, सॉरी यहाँ मैंने 1952 लिखा हुआ, ये 1953 है। 1953 में इस राज्य पुनर्गठन आयोग ने कार्य करना प्रारंभ किया दिसंबर के महीने से, और आगे चल करके सन 1956 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी। और राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को एक बार हम लोग ध्यान दें कि उन्होंने लोगों ने क्या रिकमेंडेशंस दी, उनकी क्या संस्तुतियां थीं, और उन संस्तुतियों को भारत सरकार ने स्वीकार भी किया, कुछ आंशिक तौर पर संशोधन करते हुए। राज्य पुनर्गठन आयोग की जो पहली संस्तुति थी वो ये थी
कि वो कह रहे थे कि किसी भी कीमत पर भारत की एकता और अखंडता से समझौता नहीं किया जाना चाहिए, किसी कीमत पर भारत की एकता और अखंडता बनी रहनी चाहिए। दूसरी बात वो कह रहे थे कि भारत में एक भाषा और एक प्रांत के गठन की जो मांग है वो अस्वीकार होनी चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। ये किसी भी प्रकार से संभव नहीं है कि एक भाषा और एक प्रांत का गठन किया जाए, यानी हम कह सकते हैं कि एक भाषा एक प्रांत को स्टेट रिकंस्ट्रक्शन कमीशन ने अस्वीकार कर दिया। लेकिन उन्होंने ये कहा कि भाषा प्रमुख आधार होनी चाहिए, भाषा प्रमुख आधार होनी चाहिए, लेकिन इसके अतिरिक्त संस्कृति, प्रशासन, भौगोलिक क्षेत्र आदि जो विभिन्न गतिविधियां हैं उनको भी विशेष तौर पर भी ध्यान रखा जाना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि एक भाषा एक प्रांत की मांग को तो उन्होंने नहीं माना, नहीं स्वीकार किया, लेकिन भाषा एक प्रमुख आधार होनी चाहिए ऐसा स्टेट रिकंस्ट्रक्शन कमीशन ने माना। इसके साथ साथ देखें तो स्टेट रिकंस्ट्रक्शन कमीशन ने यह कहा कि ABCD ये जो 4 टाइप हमारे पास राज्यों के हैं आज के समय में, इसे भी हमें समाप्त कर देना चाहिए। उनका ये मानना था कि कहीं न कहीं प्रशासनिक आधार पर इसमें संतुलन स्थापित नहीं हो पा रहा है, तो कहीं न कहीं इसे भी समाप्त कर देना चाहिए। और उनका कहना था, इस कमीशन का कहना था कि इसको हटा करके हमें मात्र दो प्रकार के राज्यों का गठन करना चाहिए, जिसमें वो राज्य की बात कर रहे थे। और राज्य के अंतर्गत उनका कहना था, स्टेट रिकंस्ट्रक्शन कमीशन ने कहा था कि 16 राज्यों का गठन किया जाए, और वो कह रहे थे यूटी का गठन किया जाए, जिसमें उन्होंने कहा 3 यूटी का गठन वहां पर किया जाना चाहिए। ध्यान रखिएगा, आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने कितने राज्यों को गठित करने की मांग की थी, तो 16 राज्यों की मांग की थी। कितने केंद्र शासित क्षेत्रों की मांग की थी, तो उन्होंने 3 केंद्र शासित क्षेत्रों की बात की थी। तो ये स्टेट रिकंस्ट्रक्शन कमीशन की संस्तुतियां थी। 1956 में ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टेट रिकंस्ट्रक्शन कमीशन की संस्तुतियों को आंशिक तौर पर सुधार करते हुए उसे स्वीकार कर लिया, और उन्होंने उस समय 7वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया 1956 में। और 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ABCD ये जो 4 टाइप के राज्य थे भारत में, उनको समाप्त कर दिया। और उस व्यवस्था को समाप्त करते हुए उन्होंने अनुच्छेद 1 में यह संशोधित किया। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 1 में। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 1 में उन्होंने यह संशोधन किया कि जो यूनियन ऑफ स्टेट की बात की गई है, जिसमें ABCD 4 टाइप के राज्य हैं, अब वो यूनियन ऑफ स्टेट जो है वो 3 प्रकार के वहां पर राज्य की बात की गई। पहला राज्य की बात की गई, और दूसरा उन्होंने संघ राज्य क्षेत्र की बात की, और तीसरा उन्होंने अर्जित राज्य की बात की। यानी मैंने जो पिछली वीडियो में अनुच्छेद 1 के अंतर्गत आपको ये 3 प्रकार के भारत में राज्यों का विश्लेषण हमने किया था, यह मूल संविधान में नहीं है, बल्कि यह 3 प्रकार के राज्यों का जो विश्लेषण है, यह 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा यह स्थापित किया गया है, जिसमें उस समय सन 1956 में यदि हम देखें, राज्यों की संख्या उस समय जो है वो 14 निर्धारित की गई। 14 राज्यों का गठन किया गया और 6 केंद्र शासित क्षेत्रों का गठन किया गया, और अर्जित राज्यों को उस समय कोई भी अर्जित राज्य हमारा नहीं गठित किया गया था, यानी उसकी संख्या 0 थी। अब यही राज्य आज के समय में हमारे पास 28 राज्य हैं, और यही संघ राज्य क्षेत्र, केंद्र शासित क्षेत्र या यूनियन टेरिटरी हमारे पास 8 की संख्या में है, और अर्जित राज्य आज भी हमारे पास 0 है। संविधान के भाग 6 में यह निर्धारित किया गया कि इन राज्यों की गवर्नमेंट कैसे कार्य करेगी। संविधान का भाग 7 उस समय तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया। संविधान के भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन की बात की गई, और संविधान के भाग 9 को भी तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया। यानी संविधान का भाग 6, 7, 8, 9 जो ABCD इन 4 प्रकार के राज्यों की बात करता था, अब वहां पर 6 के अंतर्गत
इस राज्य की कैटेगरी को रख दिया गया, जिसमें उस समय 14 और वर्तमान में 28 राज्य हैं। 7 को तत्काल प्रभाव से संविधान से निरस्त किया गया और संविधान के भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र यानी यूनियन टेरिटरी की बात की गई, जिसमें उस समय तत्काल में 6 यूनियन टेरिटरी का गठन किया गया था, आज हमारे पास 8 हैं। और भाग 9 को भी तत्काल में निरस्त कर दिया गया। आपको पता होगा कि वर्तमान में भी संविधान का भाग 7 हमारे संविधान से निरस्त है, लेकिन संविधान का भाग 9 पुनः पुनर्व्यवस्थापित हो चुका है, क्योंकि जब पंचायती राज व्यवस्था को हमने भारत में संवैधानिक दर्जा प्रदान किया तो उस पंचायती राज व्यवस्था को पुनः भाग 9 में ही हमने स्थापित किया था। आगे हम पंचायती राज व्यवस्था पर भी बातचीत करेंगे, भाग 9 पर भी वहां पर बातचीत होगी। तो भाग 9 पुनर्स्थापित हो चुका है, लेकिन भाग 7 अभी भी पुनर्स्थापित नहीं है। तो ये व्यवस्था हमारी स्टेट रिकंस्ट्रक्शन कमीशन की संस्तुतियों के बाद, राज्य पुनर्गठन आयोग की कमीशन की संस्तुतियों के बाद हमारे पास उभर करके आई 1956 में। और आगे हम बात करें तो अब एक सवाल हमारे मन में हो सकता है कि इन 14 राज्यों से हम 28 राज्यों तक कैसे पहुंचे। तो आइए हम लोग इस विषय पर भी बातचीत करते हैं कि इन 14 राज्यों के अलावा वो आगे कौन कौन से राज्य गठित हुए थे। तो आइए देखते हैं 1956 के बाद भारत में कौन कौन से राज्य गठित हुए। देखिए 1956 में तो भारत में तत्काल समय में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश गठित हुए थे। लेकिन 1956 के बाद 1960 में जो बंबई का राज्य था उसे 2 भागों में बांट दिया गया, पहला महाराष्ट्र और दूसरा गुजरात। दरअसल महाराष्ट्र वो रीजन था जहां पर मराठी भाषी लोग रहते थे और गुजरात वह क्षेत्र था जहां पर लोग हिंदी भाषी बेसिकली हुआ करते थे। तो महाराष्ट्र और गुजरात का जब विभाजन किया गया तो जो बंबई शहर था उस शहर को लेकर के इन दोनों राज्यों के बीच विवाद हो गया। तो परिणामतः 1960 में जो बंबई शहर था उस शहर को यूटी बना दिया गया, यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब 1960 में बंबई का विभाजन हुआ तो बंबई शहर ना तो महाराष्ट्र में गया और ना ही गुजरात में गया और बंबई को यूटी का दर्जा दे दिया गया। और इस तरह से 1960 में हमारा 15वां राज्य जो बना वो गुजरात उभर करके आया। हालांकि बाद में बंबई चूंकि मराठी भाषी क्षेत्र से ज़्यादा रिलेट करता था, परिणामतः बंबई को बाद में महाराष्ट्र में जोड़ दिया गया और बंबई महाराष्ट्र हो गया और उसका यूटी का दर्जा समाप्त हो गया। इसके बाद देखें तो 1961 में दादर नगर हवेली को भारत में शामिल किया गया। आप लोगों को ये पता होगा कि दादर नगर हवेली जो था वो पुर्तगाल के कब्जे में था और पुर्तगाल को देखा जाए तो सन 1954 में ही पुर्तगाल से हमने इसे प्राप्त कर लिया था और 1954 के बाद से यदि हम देखें तो 1961 तक दादर नगर हवेली में वहीं के लोगों के द्वारा चुनी गई जो सरकार थी वही वहां पर कार्य कर रही थी। लेकिन 1961 में हमने 10वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया अनुच्छेद 368 के अंतर्गत और दादर नगर हवेली को भारत में प्रवेश दे दिया और इस हिस्से को हमने एक यूनियन टेरिटरी के रूप में अपने देश में शामिल किया। 1962 में जाकर के गोवा, दमन और दीव भी हमारे देश में शामिल हो सका। दरअसल गोवा जो था वह भी पुर्तगालियों के कब्जे में था, दमन और दीव भी पुर्तगालियों को कब्जे में था और हमने 1961 में ऑपरेशन विजय किया था। ऑपरेशन विजय को देखा जाए तो ऑपरेशन विजय जो है भारतीय नौसेना का इसमें बहुत बड़ा रोल रहा। भारतीय नौसेना और भारतीय सेना और उस समय तत्कालीन भारत के अगल बगल के जो स्टेट्स थे उनकी जो पुलिस थी, इन लोगों ने मिलकर के एक ज्वाइंट आप कह सकते हैं एक ऑपरेशन किया जिसमें इंडियन जो नेवी थी उसकी महती भूमिका थी और 1961 में ऑपरेशन विजय के द्वारा हमने गोवा, दमन और दीव को प्राप्त किया। और गोवा, दमन और दीव को जब हमने प्राप्त किया तो हमने अपने संविधान में 12वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया और 12वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा यह जो गोवा है, दमन है, दीव है, इन तीनों को हमने एक संघ राज्य क्षेत्र का दर्जा दिया, केंद्र शासित क्षेत्र का दर्जा दिया और उसे भारत में हमने शामिल कर लिया। आगे की बात हम करें तो आप जैसा यहां देख पा रहे होंगे 1975 में जाकर के जो है वो 1987 में जाकर जो है वो गोवा हमारा 25वां पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त करता है। यानी कि 1962 से लेकर के 1987 तक गोवा जो है वह एक यूनियन टेरिटरी के रूप में हमारे देश में था।
1963 में जो नागालैंड है वह भारत का 16वां राज्य बनकर आया। नागालैंड जो है वो दरअसल आप देख पाएंगे कि असम का जो रीजन है वहां पर ढेर सारी जनजातियां रहती हैं, तो जो नगा पहाड़ी है उसके आसपास के जो इलाके हैं वहाँ नगा जनजाति के लोग रहते थे और असम से उनका जो कल्चर था, उनकी जो संस्कृति थी वो काफ़ी अलग थी और कहीं न कहीं वो बार बार वहाँ पर आपसी झगड़े हो रहे थे, आपसी विवाद उत्पन्न हो रहे थे जो भारत की एकता और अखंडता को कहीं न कहीं खतरा प्रदर्शित वहाँ पर हो रहा था। तो इस तरह से हमने वहाँ पर उस अलग जनजातीय हिस्से को एक नए राज्य के रूप में दर्जा दिया और 16वां राज्य बनाया गया, 13वां संविधान संशोधन पारित किया गया। और इसके बाद 1963 में देखें तो पुदुचेरी, कराईकल, माहे और यमन जो है इन रीजन को हमने 14वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत में एक यूनियन टेरिटरी, एक यूटी के रूप में हमने इसे शामिल किया। पुदुचेरी, कराईकल, माहे और यमन ये वो रीजन थे जहां पर फ्रांस का कब्जा था। जब ब्रिटेन हमें आज़ाद करके चला गया तो उसके बाद भी हमारे पास अभी कुछ ऐसे आसपास के रीजन में क्षेत्र थे जहां पर कुछ अन्य देशों का कब्जा था। तो पौंडीचेरी का जो रीजन था, कराईकल का जो रीजन था, यमन का जो रीजन था और माहे का जो रीजन था, इस पर फ्रांसीसी आधिपत्य था। फ्रांस इसे भारत को देने को तैयार नहीं था। परिणामतः कराईकल जो यह जो क्षेत्र है यहां पर जनमत संग्रह कराया गया। तो फ्रांस को यह लगता था कि वहां पर जो जनता है वो कहीं न कहीं उसके पक्ष में मतदान करेगी, लेकिन कराईकल में वहां की जनता ने 90% से ज्यादा जो मत दिया वो भारत के पक्ष में दिया। कराईकल में फ्रांस को जो ये पराजय मिली जनमत संग्रह में, उससे वह पूरी तरह डिमोलाइज हो गया। परिणामतः उसने ये निर्णय कर लिया कि क्यों ना हम पुदुचेरी, कराईकल, माहे और यमन इन सभी को जो है वो भारत को सौंप दें। और 1963 में जाकर के पुदुचेरी, कराईकल, माहे और यमन जो है वो 14वें संविधान संशोधन के द्वारा हमारा यूनियन टेरिटरी बना, हमारे देश में स्थान पा सका। 1966 में पंजाब राज्य का विभाजन किया गया। पंजाब का जो सूबा था वो एक बहुत बड़ा सूबा था। पंजाब के सूबे के मुख्य 3 हिस्से आप कह सकते हैं जो विविधता से भरे हुए थे। एक रीजन वो था जहां पंजाबी भाषा के लोग रहते थे और वहां पर जो कल्चर था वो सिखों का कल्चर था। दूसरा एक रीजन जो था वो कहीं न कहीं हिंदी भाषी क्षेत्र था जो दिल्ली से सटा हुआ हिस्सा था। और एक तीसरा रीजन था पंजाब का जो पहाड़ी हिस्सा था, जो कहीं न कहीं जम्मू कश्मीर से सटा हुआ हिस्सा था। वहाँ का कल्चर पहाड़ी था, वहाँ के लोगों का जो जनजीवन था वो दूसरा था, कहीं न कहीं पंजाब से अलग था। तो पंजाब में भी लगातार डिमांड्स चल रही थी कि वो भी अपने को एक नया स्टेट के रूप में देखना चाहते थे। तो 1966 में जाकर के हमने पंजाब का विभाजन किया और हरियाणा जो है वो हमारा 17वां राज्य बना और हिमाचल प्रदेश को वहाँ एक रियासत थी, बिलासपुर रियासत। तो बिलासपुर रियासत के साथ हिमाचल प्रदेश को मिला दिया गया। कौन सी रियासत? बिलासपुर रियासत थी और उस बिलासपुर रियासत के साथ इसको मिलाते हुए इसको यूनियन टेरिटरी के रूप में हमने वहां 1966 में दर्जा दिया। लेकिन आगे चल करके 1971 में हमने इस हिमाचल प्रदेश और उस बिलासपुर रियासत की जो जगह मिलाई गई थी उसको हमने भारत में 18वें पूर्ण राज्य के रूप में हमने उसे दर्जा दे दिया। 1972 में जाकर के हमने असम का पुनः विभाजन किया। देखिए ये 1963 में जो नागालैंड बना वो निश्चित रूप से असम से वही बना था। तो असम से पुनः विभाजित किए गए 5 आप राज्यों का नाम देख पा रहे होंगे, एक मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। तो मणिपुर जो था वो 19वां राज्य बना, त्रिपुरा जो था वो 20वां राज्य बना, मेघालय जो था वो 21वां राज्य बना। लेकिन मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश इन दोनों को यूनियन टेरिटरी बनाए रखा गया, क्योंकि ऐसा इस कारण था क्योंकि ये सीमावर्ती इलाके थे, इनके इलाके दूसरे देशों से सटते थे और यहाँ थोड़ी एकता और अखंडता को लेकर के खतरा था। तो इस कारण से इसको यूटी ही उस समय बनाए रखा गया। 1975 में यदि हम देखें तो सिक्किम जो है वो 22वें राज्य का दर्जा पाया 36वें संविधान संशोधन के द्वारा। हमने पीछे भी इस विषय में बातचीत कर चुके हैं। 35वां संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 2A के तहत हमने सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया था और बाद में जाकर के 1 वर्ष के बाद ही हमने 36वां संविधान संशोधन पारित किया और सिक्किम को हमने 22वें राज्य के रूप में भारत में पूर्ण राज्य का दर्जा वहां पर दे दिया गया। 1987 में जाकर के यह जो मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश था इसको भी पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया तथा यह जो गोवा राज्य हमने यूनियन टेरिटरी के रूप में 1962 में स्थापित किया था उसे भी हमने 25वें राज्य के रूप में दर्जा दे दिया। तो मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा जो है वह 1987 में जाकर हमारे देश के पूर्ण राज्य के रूप में आए। 1987 के बाद हम देखें
तो सन 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने ये देखा कि भारत में जो उत्तर भारत के इलाके थे और मध्य भारत के जो इलाके थे ये औद्योगिक रूप से, आर्थिक रूप से कुछ पिछड़ रहे थे और कहीं न कहीं इन स्टेट्स का जो स्ट्रक्चर था वो इतना बड़ा था कि यहाँ पर विकास की जो रफ्तार थी वो धीमी थी। परिणामतः तत्कालीन सरकार ने निर्णय किया कि क्यों ना हम स्टेट को बांटें ताकि यहाँ विकास की जो रफ्तार है वो थोड़ी बढ़ सके। और दरअसल यहाँ के लोग डिमांड्स भी कर रहे थे। जैसे छत्तीसगढ़ को देखें तो यह मध्य प्रदेश से अलग हुआ और मध्य प्रदेश से यह अलग हुआ 1 नवंबर सन 2000 को और ये भारत का 26वां राज्य बना था। उत्तराखंड जो है ये हमारे उत्तर प्रदेश राज्य से अलग हुआ और इसका जो विभाजन है वो 9 नवंबर सन 2000 को हुआ। ये भारत का 27वां राज्य बना। झारखंड जो है वो निश्चित रूप से बिहार से अलग हुआ और बिहार से अलग हुआ ये 15 नवंबर सन 2000 को और ये भारत का 28वां राज्य बना। तो लगभग 15 दिन के अंदर नवंबर के ही महीने में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने सन 2000 में इन 3 नए राज्यों का गठन किया। आगे की बात करें तो सन 2014 में 2 जून का दिन था। 2 जून को तेलंगाना जो है वो नया राज्य बना। ये आंध्र प्रदेश से अलग हुआ। यह दरअसल आंध्र प्रदेश राज्य तो अपने को बांटना नहीं चाहता था। जब भारत के राष्ट्रपति ने आंध्र प्रदेश की विधानमंडल से संस्तुति उन्होंने मांगी थी तो आंध्र प्रदेश के विधानमंडल ने यह कहा था कि हमें बंटना नहीं है, हमें नहीं बांटा जाए। लेकिन राजनीतिक कारण थे, तत्कालीन सरकार भी ये चाहती थी कि कहीं न कहीं हम बांट करके उस स्टेट से ज़्यादा वोट भी पा सकते हैं और तेलंगाना स्टेट को ये भरोसा भी दिया गया था कि उसे भी एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया जाएगा। आंध्र प्रदेश राज्य को भी एक लालच दिया गया था। आंध्र प्रदेश राज्य से भी कहा गया था कि विशेष राज्य का दर्जा हमें दिया जाए। लेकिन इस क्रम में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ। 29वां राज्य वो हमारे पास बन करके आया सन 2014 में। लेकिन आगे की बात करें तो पिछले साल मोदी जी की सरकार ने एक बड़ा ही ऐतिहासिक निर्णय लिया भारत के संदर्भ में। जम्मू कश्मीर जो भारत का एक राज्य था इसके लिए अनुच्छेद 370 का प्राविधान किया गया था और इसके अलावा एक आर्टिकल 35A था। इन दोनों विषयों पर अनुच्छेद 370 और आर्टिकल 35A पर मैं बहुत जल्दी एक वीडियो बनाऊंगा जो निश्चित रूप से आप लोगों को पसंद आएगा और उससे जुड़े हुए जो सवाल हैं वो आप लोगों की जो परीक्षाओं में आ सकते हैं उससे भी संबंधित तथ्य आपको ज्ञात हो पाएंगे। लेकिन आप जैसा जानते हैं जम्मू कश्मीर को 370 और 35A जो जम्मू कश्मीर के लिए प्राविधान करता था इसको मोदी जी की सरकार ने इसे समाप्त कर दिया और जम्मू कश्मीर पर जब 370 समाप्त हुआ तो इसके समाप्त होते ही भारत का जो संविधान था वो जम्मू कश्मीर पर पूर्णतः अप्लाई हो गया। अनुच्छेद 370 भारत के पूर्ण संविधान को जम्मू कश्मीर पर अप्लाई नहीं होने दे रहा था और इस क्रम में जब भारत का आप लोगों ने पीछे जब मौलिक अधिकारों को पढ़े होंगे कभी, इससे पहले तो आपको पढ़ाया जाता रहा होगा कि भारत में मौलिक अधिकारों की संख्या तो 6 है लेकिन जम्मू कश्मीर में मौलिक अधिकारों की संख्या आज भी 7 थी। लेकिन ऐसा क्यों था? क्योंकि अनुच्छेद 370 ये प्राविधान करता था कि भारत के संविधान में यदि कोई संशोधन होता है तो वो तभी जम्मू कश्मीर पर अप्लाई होगा जब जम्मू कश्मीर की विधानसभा उसे संस्तुति दे। लेकिन जम्मू कश्मीर की विधानसभा ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार बनाने की संस्तुति अभी तक नहीं दी थी। इस नाते जम्मू कश्मीर में 7 मौलिक अधिकारों की व्याख्या की जाती रही थी। लेकिन अनुच्छेद 370 के समाप्त होते ही भारत का संविधान पूर्णतः लागू हो गया। यानी हम कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर पर में आज भी 6 ही मौलिक अधिकार जैसे देश भारत में लागू हैं वैसे ही वहां पर भी अब वहां की जनता को 6 ही मौलिक अधिकार प्राप्त हैं तथा वहां पर भी अब संपत्ति का अधिकार विधिक अधिकार बन चुका है। तो अनुच्छेद 370 जब समाप्त हुआ तो जम्मू कश्मीर पर भारत का जो संविधान है वह पूर्णतः लागू हो गया और भारत का संविधान जब पूर्णतः लागू हो गया तो संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया था, अनुच्छेद 3 के अनुसार जो है जम्मू कश्मीर को जो है वह पूर्ण राज्य का दर्जा समाप्त करके इसे पुनः यूनियन टेरिटरी में बना दिया गया और जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया और 2 भागों में बांट करके हम देखें तो एक राज्य बनाया गया जम्मू कश्मीर और एक राज्य बनाया गया लद्दाख और लद्दाख एक अलग हिस्सा हो गया, 2 यूनियन टेरिटरी हो गए। इस तरह से अब हमारे पास
जो जम्मू कश्मीर की कैटेगरी थी वो यूटी में चली गई और आज हमारे पास जो है केवल 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? आज हमारे पास केवल 28 राज्य हैं। इसके साथ साथ देखें तो हमारे पास आज के समय में केवल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये हमारा आज का स्ट्रक्चर है और अर्जित राज्यों की संख्या वर्तमान में भी हमारे पास 0 है। हो सकता है कि आगे चलकर के हमारा देश किसी अन्य हिस्से पर भी नियंत्रण करे और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों या संधियों अथवा अपनी संप्रभुता के हिसाब से वह किसी राज्य को अर्जित राज्य का भी दर्जा दे सकता है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आगे एक नई वीडियो के साथ आपके साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।